नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूस के खिलाफ फैसला सुना दिया है और रूस उस फैसले की परवाह किए बगैर लगातार लड़े जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? आखिर रूस के पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाई कर रहा है? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा अब तो कोर्ट का फैसला आ गया, अब तो मानना ही पड़ेगा। और अगर नहीं मान रहा है तो क्या रूस यूएन चार्टर के खिलाफ जा रहा है? क्या सचमुच रूस कोर्ट के फैसले को मानने के लिए बाध्य है? इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको गूगल करके भी मुश्किल से मिलेंगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं और एक बारकोड भी स्क्रीन पर आपको अनेक स्थानों पर दिखाई देगा। उसको स्कैन करके भी आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। आखिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये फैसला रूस ने कितनी आसानी से मानने से इनकार कर दिया तो कैसे कर दिया? इसके पीछे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कुछ नियमों को समझना पड़ेगा। उसके बाद शायद आपको एहसास हो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी जस्टिस करने में कुछ बेईमानी की है। रूस ने, आपने पढ़ा होगा, इस अदालत के ऊपर जब ये सुनवाई हो रही थी इसका बहिष्कार किया था। उसने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो जो पहली शर्त है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, वो पहली शर्त ये है कि उसमें जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने कोई मामला आता है तो दोनों देशों को मामला लेकर कोर्ट के सामने जाना चाहिए। इस मामले में जेलेंस्की गए थे और रूस ने उस प्रोसेस में शामिल होने से इनकार कर दिया था, इसलिए नियम के मुताबिक उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती थी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, युद्ध का जब मामला होता है, जब दो देशों में युद्ध चल रहा होता है, तो उस दौरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकार काफ़ी सीमित हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। और उस स्थिति में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस युद्ध के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और ये दोनों चीज़ें रूस जानता था, इसलिए उसने कहा कि आपकी अदालत मेरे ठेंगे पे जज साहब। और इस पूरे हालात के बीच में आप सोचिए आईसीजे को लेकर किस तरह का माहौल बनाया गया पूरे मीडिया में। कुछ लोगों ने लिखा अब ख़त्म हो जाएगा युद्ध, कुछ लोगों ने कहा कि अड़ गया है रूस, अदालत की बात मानने को भी तैयार है। एक पूरा माहौल बना दिया गया बगैर उन नियमों को समझे, बगैर ये समझे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो रूल हैं उनको लागू करने की भी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत सुरक्षा परिषद जो है उसकी भूमिका बढ़ जाती है। और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई भी निर्णय लागू करने को कहता है तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो वीटो पावर प्राप्त 5 देश हैं, उनमें से कोई भी देश अगर इसको वीटो कर देता है तो ये नियम लागू नहीं किया जाएगा। रूस के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है। तो कुल मिला के ये एक फैसला कोई न्याय करने के लिए लिए गए फैसले के बजाय ये फैसला सिर्फ जनता को एक संदेश देने के लिए किया गया फैसला है कि रूस जो कर रहा है वो गैरकानूनी है। यानी इंटरनेशनल लॉबी यूएन के अंदर और ख़ास तौर पे प्रो अमेरिकन लॉबी इतनी पावरफुल है कि यूएन को जहाँ से जैसे चाहे वैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब कल और एक डेवलपमेंट हुआ कि चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे बाइडेन साहब ने बात की, फ़ोन किया, घंटों बातचीत हुई, घंटों। और उसके बाद उनको ये बाइडेन साहब को सीख मिली
कि भाई साहब युद्ध से कुछ नहीं हासिल होने वाला है और जो कुछ है शांति से निकालना चाहिए, युद्ध में कुछ नहीं रहेगा, बातचीत से मसला हल होना चाहिए। बाइडेन दरअसल क्या है, वो इंसान है जो लगातार इस युद्ध में पीछे से लगा हुआ है। आप अगर एक एक करके सारे घटनाक्रम देखें, आप ज़रा ये पता लगा लें, मैं वीडियो भी बना दूंगा अलग से, कि इस युद्ध के कारण पूरे यूरोप ने, फ्रांस ने, आपके जो है जर्मनी ने, छोटे देश, बड़े देश, दाएं के देश, बाएं के देश अंधाधुंध हथियार खरीदे हैं पिछले 2 सालों में। इस युद्ध की आशंका के मद्देनज़र किसके बिके? इसी युद्ध की आशंका के मद्देनज़र बहुत सारा कुछ हो रहा है। जैसे ही वो जो ज़ेलेंस्की है वो किसी तरह से थोड़ा शांति में आता है, वो कहने लगता है ठीक है जी, हम नहीं जाएंगे, हमको नाटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए, जबकि उसने अपने संविधान संशोधन किया था इस चीज़ के लिए। और वो ये भी कहता है भाई 2 राज्यों को हम मानने को तैयार हैं कि वो रूस के कब्जे में हैं। जब वो ये कहता है तो बाइडेन फ़ोन कर देते हैं, ज़ेलेंस्की को फ़ोन करते हैं बाइडेन, दोनों के बीच में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद में ज़ेलेंस्की फिर अकड़ने लग जाते हैं, वो पूरी भाषा भूल जाते हैं। इससे पता लगता है कि ज़ेलेंस्की को, और तुरंत फुरत ज़ेलेंस्की को कहा जाता है तुमको क्या चाहिए? एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, हम दिलवा रहे हैं, तुमको वो चाहिए, मिल जाएगा। अब उनको स्लोवाकिया से एयर डिफेंस सिस्टम आ रहा है, मेरे ख्याल स्लोवाकिया से आ रहा है या रोमानिया से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक एयर डिफेंस सिस्टम उनको दिया जा रहा है। अब फटाफट अमेरिका उनको राहत दिला रहा है। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ज़ेलेंस्की अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध अमेरिका की ज़रूरत है, और वो जैसे ही हथियार डालने की बात करते हैं, हार मानने की बात करते हैं, अमेरिका तड़प जाता है और ज़ेलेंस्की को बोलता है कि नहीं 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 नहीं, तुम पीछे नहीं हटना, क्या चाहिए बोलो, हम देंगे। लोग उसके मर रहे हैं, शहर उसके उजड़ रहे हैं, ज़मीन उसकी मसान बन चुकी है, अनगिनत लोग मारे गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, एक बड़ी संख्या में शरणार्थियों का एक संकट खड़ा हो गया है पूरी दुनिया में। अभी तो इन शरणार्थियों को जिन देशों में जा रहे हैं वहाँ के लोग टॉर्चर करेंगे, और इस पूरे के पूरे माहौल के बीच में एक सबसे बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा एक परिवर्तन होने वाला है, जिसमें बहुत सारे नए गरीब, अति गरीब पैदा हो जाएंगे। और यहाँ ज़ेलेंस्की जो है वो बैठ के अमेरिका के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, कभी रूस के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, और हालात एकदम बिगड़े हुए हैं। अब कई लोग मेरे वीडियो में कहते हैं, पिछली बार कल भी मैं कमेंट देख रहा था, कि आप जो है वो रूस की तरफ से क्यों बोल रहे हैं। बड़ी सीधा सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की को क्या पड़ी थी कि अमेरिका के एजेंडे को लागू करने के लिए, जो रूस खुद ही यूक्रेन की हिफाजत करता था, जो उसको गैस भी देता था, सब कुछ देता था, उस रूस से को दरकिनार करके अमेरिका के उस एजेंडे में फंसे जिसमें वो रूस को चारों तरफ से घेर रहा था। रूस उससे पिछले 5 बार से लड़ रहा था। रूस कह रहा था हमें मत घेरो, लेकिन रूस घेरे जा रहा था, और आखिर में ज़ेलेंस्की जो है वो भी उस पर उतारू हो गए थे, क्योंकि ज़ेलेंस्की अमेरिका के प्यादे हैं। अब उसमें युद्ध में रूस का वैलिड पॉइंट है कि अगर आप किसी देश को, आप एक बार सोचिए ना कि कल के दिन चीन नेपाल में अपना सैनिक अड्डा बना ले, नेपाल को सैनिक सहायता देना शुरू कर दे और कहे कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और नेपाल बॉर्डर पर मिसाइल तैनात कर दे अपनी, भारत को कैसा लगेगा? चीन श्रीलंका से दोस्ती करे और श्रीलंका में अपनी मिसाइल तैनात कर दे भारत के आसपास, भारत को कैसा लगेगा? भारत श्रीलंका को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? ये ठीक स्थिति रूस के साथ में भी है। इसलिए हमको लगता है कि नहीं, ये अमेरिकन शरारत, अमेरिकन इंपीरियलिज्म, अमेरिकी साम्राज्यवाद है, जो पूरी दुनिया में जा के चीज़ों में घुसता है, हथियार पहुंचाता है, सैनिक पहुंचाता है। उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी ज़रूरी है। आज रूस ने आवाज़ उठाई है, कल दूसरे देश को उठानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के लिए बेहतर है कि वो अपने देश की सीमाओं की रक्षा करे, पूरी दुनिया में राज करने की ना सोचे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।